हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि हम मेरे एग्ज़ाम होने के फिनिश होने के बाद नीट की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बायोलॉजी रिवीजन चालू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 11th से। ठीक है, ये लेटेस्ट पीडीएफ है। ठीक है, मतलब अपडेटेड है, पुराना वर्जन नहीं है, क्योंकि पुराने में से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं इस वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम 11th में जो हमारी यूनिट 1 है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो उसका सबसे पहले चैप्टर 1 देखते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। अब देखिए, जैसे कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं, इसमें से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओ सॉरी यार, हाँ चलो ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि साइंटिस्ट का नाम क्या है, अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, अब आपको इसमें क्या क्या देखना है, एक मिनट। हाँ चलिए, अब जैसे साइंटिस्ट का नाम अर्नेस्ट मेयर है। अब इनमें कुछ चीज़ें आपको देखनी होंगी, बस वही चीज़ें आपको देखनी है कि जैसे इन्होंने क्या क्या रिसर्च में, कौन कौन सी रिसर्च में पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, मतलब जू जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, ये सब। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है कि इसमें इनको कौन सा प्राइज़ मिला था, तो इनको मिला था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, और बालजन प्राइज मिला था 1983 में, यानी कि 1983, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994। ठीक है, एंड द फूड प्राइज इन 1999। ठीक है, तो इन सब इनके ये सारे क्या रखने हैं आपको याद, जो इनको प्राइज मिले वो। और अगर आप इनके जो रिसर्च में इन्वॉल्व थे वो याद रख सकें तो रखें, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इनके प्राइज इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको कहा जाता है द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, अगर इनका आप डेट ऑफ बर्थ याद रख सकें तो अच्छी बात है, नहीं रख सकें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, इनकी प्राइज। ठीक है, अब हम चैप्टर में एंटर करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। अब देखिए, जैसे कि पहला पैराग्राफ है, तो इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट खास है नहीं। ठीक है, चलो मैं फिर भी आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, मतलब लिविंग वर्ल्ड कितना आश्चर्यजनक है। ठीक है, यह आश्चर्यजनक कैसे है, क्योंकि हाउ लगा है ना। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, और जो लिविंग के टाइप्स हैं बहुत सारी मतलब एक वेराइटी, रेंज मतलब बहुत सारी रेंज है, सीमा एक तरीके से कह सकते हैं आप कि। तो उसमें क्या है कि बहुत अमेजिंग है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर, लेक्स, डिजर्ट और हॉट स्प्रिंग, लीव अस स्पीचलेस। मतलब जो इतने सारे आश्चर्य की चीज़ें हैं, जैसे कि डेसिडुअस फॉरेस्ट, कोल्ड माउंटेन्स, फ्रेश वाटर, लेक्स, डिजर्ट और हॉट स्प्रिंग, ये सारी चीज़ें हमें एकदम स्पीचलेस कर देती हैं। मतलब हमारे पास इनके व्याख्यान करने के लिए कोई शब्द ही नहीं रहते। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, कोई मतलब भी नहीं है बताने का, तभी बस रीड कर देता हूँ। अगर आपको कभी इसमें डाउट आता है तो आप एक बार कमेंट में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स और द attacking sharks evoke away and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे कि पॉपुलेशन के बीच में आपस में जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कैसे कॉपरेशन रहता है, और अगर एक कम्युनिटी है तो उसमें पॉपुलेशन के बीच में कैसे कॉपरेशन रहता है। ठीक है, और जो हमारे सेल के अंदर मॉलिक्यूलर ट्रैफिक होता है, इतने सारे मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें कैसे कॉपरेशन रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि लाइफ वास्तव में क्या है। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ये बोल रहे, द क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन करता है या दो प्रश्न उठाता है। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन, और जो हमारा पहला इसमें क्वेश्चन है वो है हमारा टेक्निकल है। ठीक है, ये देखिए टेक्निकल वन। एंड द सेकेंड वन इज फिलोसफिकल वन। ठीक है, एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पज इज लाइफ, और इससे हमें आंसर मिलेगा कि लाइफ का पर्पज क्या है। ठीक है,
वी सेल नॉट अटेम्प्टिंग आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। देखो हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम फिलोसफिकल बातें नहीं करेंगे, हम साइंटिफिक बातें ही करते हैं। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि वी सेल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। ठीक है, हमें यही तो देखना है। तो चलिए देखते हैं फिर। अब देखिए डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ से मेन चीज़ चालू हुई, वहाँ से सिर्फ इतना है अगर आपको देखना है उसमें कि दो क्वेश्चन बनते हैं, एक कैसा है टेक्निकल, दूसरा कैसा है फिलोसफिकल। ठीक है, बस इतना ही। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको ऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ी वेराइटी दिखेगी। ठीक है, बी इट पॉटेड प्लांट, जो आपके गमले में लगे हुए प्लांट हो सकते हैं वो हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकती है, बर्ड हो सकती हैं, योर पेट्स और अदर एनिमल एंड प्लांट, और आपके पालतू जानवर और अदर प्लांट भी हो सकते हैं। देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेक्ड आई। और इसके अलावा भी बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, मतलब कि माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। दे आर ऑल अराउंड यू, लेकिन वो आपके चारों तरफ हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। ये कह रहे हैं कि अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से ऑर्गेनिज्म की वैरायटी और रेंज भी बढ़ जाएगी आपके चारों तरफ। ठीक है, ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it। ये कह रहे ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई एक फॉरेस्ट विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे ग्रेटर नंबर एंड मतलब बहुत सारी संख्या में और डिफरेंट प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई अभी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आया, जब भी आएगा मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। हाँ, ये जरूर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अरे भाई चल नहीं रहा क्या। हाँ, ये अरे भाई कि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। ठीक है, कि आप कोई भी डिफरेंट काइंड का प्लांट या एनिमल या ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। चलो मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, ये वाला। ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीसीज that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। दिस refers to biodiversity। तो द नंबर ऑफ स्पीसीज इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी है द नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन। यहाँ पे मिलियन का ध्यान रखना क्योंकि वो आपको ऑप्शन में बिलियन भी दे सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, या फिर वो आपको इसको कन्वर्ट करके लाख में देगा, तो 17 से 18 लाख होता है ये। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको स्टार बना देता हूँ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पैरा की बात करते हैं। अरे भाई चल यार ऊपर लगता है, 1 मिनट भाई। ठीक है, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाँ द, अब जैसे वहाँ पे ये जो पैराग्राफ था यहाँ पे, यहाँ से ही कंटिन्यू है। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी कितनी होगी, 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, द दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। और यही बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ अर्थ पे प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म और उनके नंबर को शो करती है। ठीक है, देखो अभी पहला लेक्चर है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रिदम बन जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वंस न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। ये बोल रहे कि अगर हम कोई न्यू एरिया विजिट करते हैं, चाहे कोई ओल्ड एरिया विजिट करें, तब भी हमें वहाँ पे कोई ना कोई न्यू ऑर्गेनिज्म मिलते रहेंगे। As stated earlier, there are millions of plant and animal in the world. We know the plant and animal in our own area by their local names। और ये कह रहे कि बहुत सारे एनिमल एंड प्लांट हैं वर्ल्ड में। ठीक है, और उन प्लांट और एनिमल को हम अपने लोकल एरिया में डिफरेंट नेम से जान सकते हैं। द लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
इवन विद इन अ कंट्री, और इनके जो लोकल नेम होते हैं वो एक कंट्री में भी प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। द प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रिफर्स टू अ ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। इसमें भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन नहीं सकते, इसलिए कोई मतलब नहीं है ज़्यादा इसको टाइम देने का। हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या ज़रूरत पड़ी, एक स्टैंडर्ड बनाने की, ठीक है, जिससे कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सेम नाम से ही जाने, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि हमें ऐसी कोई ऐसी मतलब सिस्टम जिससे हम स्टैंडर्डाइज कर सकें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम है उसको, तो उसको क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। इससे क्या होगा कि सारे वर्ल्ड में उस ऑर्गेनिज्म को एक सेम नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं ये थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नॉन टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। और ये कह ले ऑब्वियस सी बात है कि नोमेनक्लेचर और नेमिंग तभी पॉसिबल है जब हम उस ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है। एंड वी नो टू वाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, और इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म वो जिसको हमने डिस्क्राइब किया है वो अटैच है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हमने उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उसका पूरा करेक्टर जाना, तब हमने उसको डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई, तो ये हो गई आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ ये आइडेंटिफिकेशन वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी a number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each non-organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plant, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि आपको यहाँ पे क्या रखना है याद, कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये किन के लिए, ये प्लांट के लिए। जब हम प्लांट को साइंटिफिक नेम देंगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर, जब प्लांट के लिए बात आए तो कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसमें भी गलती हो जाती है और ये बहुत आने के चांसेज होते हैं, ठीक है। इस पर मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ इसी वजह से। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके बाद देखो उनके लिए भी है, किन के लिए, एनिमल्स के लिए। अब एनिमल्स के लिए हम बात कर लें तो एनिमल्स के लिए कौन सा है, तो एनिमल्स के लिए है इंटरनेशनल कोड, एक मिनट, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो प्लांट के लिए क्या हो गया, फोर, और एनिमल के लिए हो गया ऑफ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो आगे हम देख सकते हैं द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। और साइंटिफिक नेम हमें ये एंश्योर करता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म होगा उसका एक ही नेम होगा, ठीक है, कोई चार नेम नहीं होंगे, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम। दे आल्सो एंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। इसमें ये भी इंश्योर किया जाएगा कि वो जो नेम हम यूज कर रहे हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म में यूज ना किया गया हो, ठीक है, नहीं तो सेम हो जाएंगे ना नेम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है, ये तो आपको वैसे भी पता होगा, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उसको अलग से हाईलाइट करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे, द बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। और जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यूनिवर्सली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल हैं उसी के बेस पे ये नेम दिए हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ईच नेम हैज, अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट जो बात स्टार्ट होती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज़
two component, generic name and the specific epithet. This system of providing name with two component is called binomial classification. ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बायनोमिकल क्लासिफिकेशन बोल दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसमें क्या है कि ईच ऑर्गेनिज्म के दो कंपोनेंट होंगे नाम के। ठीक है, एक होगा जीनस और दूसरा होगा स्पीसीज। ठीक है, तो ये हो गया जेनेरिक नेम और स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जिसको स्पीसीज कह सकते हो। अब ये सिस्टम दिया किसने था, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनने के चांसेज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसकी क्या खासियत है, मतलब क्या इसमें कहते हैं ना, इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले ये बाकी रीडिंग लगा देता हूँ मैं। कैरोलस लिनियस इज बीइंग practiced by biologists all over the world. This naming system using a two word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of the mango is written as Mangifera indica. अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही है। ठीक है, अब मैंजीफेरा क्या है यहाँ पे जीनस, और इंडिका क्या है स्पीसीज। ठीक है, लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंजीफेरा इंडिकेट जीनस। ठीक है, जीनस रिप्रेजेंट किया किसने, मैंजीफेरा ने। वाइल इंडिका पार्टिकुलर स्पीसीज, क्या है इंडिका, पार्टिकुलर एक स्पीसीज है। ठीक है, ये बता दिया इन्होंने। अब ये कह रहे कि हम कैसे बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर था उसके रूल हैं, तो वो अब आगे मैं आपको बताता हूँ। ये रूल देखो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारे को हाईलाइट करूंगा। ठीक है, द बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। तो बायोलॉजिकल नेम जनरली कैसा होना चाहिए, लैटिन में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दे आर लैटिनाइज और ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। अब ये लाइन जैसे है, जैसी की तैसी है, इसको ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम्स कैसे होते हैं, जनरली लैटिन में लिखे होते हैं। ठीक है, जनरली इन लैटिन में होते हैं, और रिटन कैसे होते हैं, इटैलिक्स में। जनरली होते हैं वो लैटिन है, और रिटन कैसे होते हैं, इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज और ड्राइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव और देयर ओरिजिन। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को। द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को। ठीक है, अरे भाई अंडरलाइन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद है बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन italics टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अरे भाई सब गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो अगर हम लोग हैंड से लिखते हैं, मान लीजिए ये मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ, तो अगर हम हैंड से लिखते हैं तो हमें क्या करना होगा, उन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। ठीक है, सेपरेटली। जैसे कि मान लीजिए ये मैंजीफेरा इंडिका है, मैं आपको यही बता देता हूँ। नहीं, जैसे कि हाँ ये मैंजीफेरा इंडिका है जैसे, ठीक है। तो अगर हम इसको हैंड रिटन करते हैं, ठीक है, हैंड रिटन करते हैं तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। जैसे पहले कर दिया मैंजीफेरा को, फिर कर दिया इंडिका को, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। ठीक है, ये 3 रूल हो गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, और भी एक रूल बचा है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस। तो ये तो पहले ही बता चुके कि जो पहला वर्ड होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा विथ अ कैपिटल लेटर। हाँ, लेकिन ये चीज़ नहीं होगी कि वो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विथ एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। अब ये बता रहे कि हम आपको इस एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। जैसे पहला ये जीनस है मैंजीफेरा है, तो इसमें जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, और इंडिका देखो स्मॉल लेटर से है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। एग्जाम्पल है जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका लिन। अब देखो ये बता रहे कि अगर आपको साइंटिस्ट का नेम इसमें ऐड करना है तो आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे होगा, एब्रीविएटेड फॉर्म में। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कैसी फॉर्म में, एब्रीविएटेड फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। सिंस
it is nearly impossible to study all the living organism. It is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. Classification, अब देखो ये कह रहे हैं कि देखो सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना तो मुश्किल है, ठीक है। इसी वजह से हमें क्या ज़रूरत पड़ी, कोई ऐसे साधन, देखो सम मीन्स मतलब कि साधन जो इस चीज़ को पॉसिबल बना सकें कि हम सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्लासिफिकेशन, मतलब अब ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करेंगे जिससे कि एक ही क्लास को पढ़ने से उसको सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कॉमन फीचर हैं वो हमें पता चल जाए। द क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस बाई विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अब देखो क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक मिनट, क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म को एक कन्वीनियंट कैटेगरी यानी कि एक आसान कैटेगरी में उनको कैटेगराइज कर दें जिससे कि हमें आसानी हो उनको समझने में, ठीक है। और ये कैटेगराइज कैसे करेंगे, कुछ कॉमन कैरेक्टर होंगे जो ऑब्जर्वेबल होंगे, जो हम देख के पता लगा सकेंगे ये एक ही जाति के हैं, ठीक है, या एक ही क्लास के हैं, ऐसे। अब देखो एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया है, फॉर एग्जाम्पल वी ईजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग्स, कैट और इंसेक्ट। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विथ ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। अब जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे प्लांट, एनिमल, डॉग, कैट्स और इंसेक्ट, तो ये कह रहे अगर हम इनको डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले हम इनके कुछ कैरेक्टर के बारे में सोचेंगे ग्रुपिंग करने से पहले। वाट इमेज डू यू सी वैन यू थिंक अ डॉग, अरे आप अपने दिमाग में क्या इमेज सोचते हैं जब आप किसी डॉग के बारे में सोचते हैं, मतलब आपको क्या इमेज दिखती है, वो तो हम जानते, देखो हम डॉग को पहले से जानते हैं इसलिए हमें तो डॉग ही दिखेगा ना। ऑब्वियसली ईच ऑफ वन अस विल सी डॉग, कह रहे हैं ऑब्वियसली हम सभी लोग क्या देखेंगे, डॉग को ही देखेंगे, एंड नॉट कैट, कैट को थोड़ी ना देखेंगे। नाउ इफ़ वी वर टू थिंक अल्सेशियन वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब जैसे कि अल्सेशियन है तो ये डॉग की ही वेराइटी है, प्रजाति कह लीजिए, आप जाति कह लीजिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड है ये, डॉग से। तो इससे क्वेश्चन अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि अल्सेशियन किससे रिलेटेड है, तो डॉग से है, ठीक है। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, कह रहे आप ऐसे सपोज कर लीजिए कि हमने कहा क्या, मैमल के बारे में, ठीक है। तो यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल विथ एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी ईयर, तो कह रहे आप ऑफ कोर्स किसके बारे में सोचेंगे, एनिमल्स के बारे में जिनके क्या हैं, एक्सटर्नल ईयर्स हैं और साथ में बॉडी पे हेयर है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइक वाइज इन प्लांट इफ़ वी वर टू इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड्स विल बी ऑफ वीट प्लांट। अगर हम देखो कि हम बात करेंगे वीट के बारे में तो हमारे सभी के दिमाग में क्या आएगी, पिक्चर वीट के प्लांट के बारे में आएगी, ठीक है, नॉट राइस के बारे में थोड़ी ना आएगी, और एनी अदर प्लांट, और दूसरे किसी अदर प्लांट के बारे में भी नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ऑल दीज डॉग्स, कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ETC आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। ये कह रही ये सारी जो हमने बात की हैं, डॉग, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स, ये सारी जो कन्वीनियंट कैटेगरी हैं ये हम ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने में इनको यूज करेंगे, ठीक है। द साइंटिफिक टर्म ऑफ दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जो साइंटिफिक टर्म होगा फॉर दीज कैटेगरीज, ये सारी जो कैटेगरीज इन्होंने बताई हैं, जैसे कि वीट, ये सारी कैटेगरी बताई हैं, तो इनके लिए जो साइंटिफिक टर्म होगा वो क्या है, वो है टेक्सा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हाईलाइट करके रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हाँ ठीक है, टेक्सा। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा इंडिकेट कैटेगरी दैट एट एवरी डिफरेंट लेवल प्लांट्स एज आल्सो फॉर्म अ टेक्सा। देखो प्लांट से एक टेक्सा बनाता है, ठीक है। वीट इज आल्सो अ टेक्सा, देखो वीट एक अलग टेक्सा है और प्लांट एक अलग टेक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स और मतलब ऑल आर टेक्सा, ठीक है। मतलब एनिमल, मैमल, डॉग ये सभी क्या है, टेक्सा ही है, ठीक है। बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल आर एनिमल्स, देयरफॉर एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट अ टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। अब देखो ये है कि ये सारी चीज़ें टेक्सा को तो शो करती हैं, टेक्सा एक लेवल है, लेकिन ये सारी चीज़ें अलग अलग टेक्सा के लेवल पे हैं, ठीक है। जो ये सारे टेक्सा रिप्रेजेंट करते हैं वो एक डिफरेंट लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैमल की बात करेंगे तो उसमें तो सारे आ जाएंगे, डॉग कैट सब, ठीक है। जब एनिमल की बात करेंगे तो उसमें सारे मैमल्स आ जाएंगे, ऐसे है ना, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। तो ये कह रहे कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम डिफरेंट टेक्सा में क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। और ये प्रोसेस जो क्लासिफिकेशन की ये प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of the cell development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। अब देखो आपको यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ कि दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब ये ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद ये जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म are essential and form the basis of modern taxonomic studies। और ये हमारे बेस बनाती है किसका? मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी का। तो गाइज आज का ये जो लेक्चर है यहीं तक रखते हैं। आप रिस्पांस देना आपको कैसा लगा, इसमें थोड़ी और स्पीड चाहिए या क्या चाहिए तो आप बताना। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है। मैंने इसको एक तरीके का डेमो लेक्चर के लिए तौर पे बनाया है। देखो इसमें ऐसा है, अभी मैं काफ़ी शायद मुझे लगता है ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आप बताना, तो कम टाइम लूँगा। फिर मैं उसमें मेन पॉइंट ही बताऊँगा। क्योंकि देखो अगर आपको चाहिए कि लाइन टू लाइन डिस्क्राइब करूँ तो फिर लाइन टू लाइन डिस्क्राइब करने में यार थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप बताना, रिस्पॉन्स देना, कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।